तमिलनाडु की राजनीति में आजकल जो भूचाल आया हुआ है ना, वो सच में अभूतपूर्व है। एक तरफ जनता का जनादेश है, दूसरी तरफ कड़े संवैधानिक नियम और इन सब के बीच फंसी है राज्य की सत्ता। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। समझेंगे कि आखिर इस राजनीतिक ड्रामे के पर्दे के पीछे असल में क्या खेल चल रहा है और कैसे एक पार्टी का सत्ता में आना इतना मुश्किल हो गया है। अब देखिए, हालात कितने तनावपूर्ण हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 107 विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दे डाली है। जी हां, एक्टर से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगावेत्री कड़गम यानी टीवीके ने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें दरकिनार करके कोई और सरकार बनाने की कोशिश करता है तो उनके सभी नवनिर्वाचित 107 विधायक एक साथ इस्तीफा दे देंगे। किसी भी लोकतंत्र में एक साथ इतने इस्तीफे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम कदम है। पर सोचने वाली बात है कि नौबत यहां तक पहुंची कैसे। दरअसल इस पूरी चेतावनी की जड़ में एक बहुत बड़ा शक है। टीवीके को लग रहा है कि तमिलनाडु के दो सबसे पुराने और कट्टर दुश्मन एमके स्टालिन की डीएमके और ई पलानीस्वामी की एआईएडीएमके अब अंदर ही अंदर हाथ मिला रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि जिस पार्टी को जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं उसे कैसे भी करके सत्ता से दूर रखा जाए। राजनीति में कहते हैं ना कि कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, बस वही बात यहां सच होती दिख रही है। खैर, राजनीति तो आखिर नंबर्स का ही गेम है, तो चलिए सीधा इस जादुई आंकड़े 118 की बात करते हैं, जो इस पूरे संवैधानिक संकट की असली वजह है। हालिया चुनाव में जो नतीजे आए उसमें टीवीके 107 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खासकर उन पुरानी पार्टियों के सामने जो दशकों से राज कर रही हैं। जनता का पूरा सपोर्ट दिखा यहां। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बन जाना ही काफी नहीं होता। असली पेच यहां फंसा है कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने और बहुमत साबित करने के लिए ठीक 118 सीटों की जरूरत होती है। यही है वो मेजॉरिटी मार्क। अब टीवीके के पास 107 सीटें हैं, मतलब वो इस जादुई आंकड़े से सिर्फ 11 कदम दूर हैं। मंजिर बिल्कुल सामने है, लेकिन वो 11 सीटें जुटाना एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। पर टीवीके भी हार मानने वालों में से नहीं है। गठबंधन की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के 5 विधायकों का सपोर्ट उन्हें पहले ही मिल चुका है, तो अब उनका नंबर 112 हो गया। मतलब सिर्फ 6 विधायक और चाहिए। और सूत्रों की माने तो लेफ्ट और कुछ छोटी पार्टियों से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। उनका साफ कहना है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो आराम से अपना बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट लाया है राजभवन ने। राज्यपाल ने टीवीके के रास्ते में एक ऐसी संस्थागत रुकावट खड़ी कर दी है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राजभवन से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें साफ साफ कह दिया गया है कि टीवीके ने बहुमत का समर्थन साबित नहीं किया है। राज्यपाल आरवी अरलेकर ने विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने की इजाजत ही नहीं दी। विजय ने जो पूरा प्लान बताया था कि वो कैसे बहुमत साबित करेंगे, उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। लॉजिक बड़ा सिंपल दिया गया है कि भाई अभी आवश्यक संख्याबल नहीं है तो दावा पेश नहीं हो सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, राज्यपाल ने एक बहुत ही सख्त शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण तो दूर की बात है, पहले पूरे 118 विधायकों के समर्थन पत्र राजभवन में एडवांस में जमा करने होंगे। मतलब फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही पेपर्स पे पक्का सबूत चाहिए। ये कोई छोटी मोटी शर्त नहीं है, एक तरह से सरकार बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब एक तरफ टीवीके और राज्यपाल के पीछे एक खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ पुरानी पार्टियां क्या कर रही हैं। आइए उनकी रणनीतियों और अगली चालों पर नजर डालते हैं। अगर हम दोनों प्रमुख पार्टियों को देखें तो उनकी अप्रोच एकदम अलग है। डीएमके इस वक्त पूरी तरह क्राइसिस मोड में है। उन्होंने फटाफट बैठकें की, 4 प्रस्ताव पास कर दिए और एमके स्टालिन को सारे इमरजेंसी फैसले लेने का पावर दे दिया। विधायकों को भी चेन्नई में ही रुकने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके बिल्कुल वेट एंड वॉच के मूड में है। ई पलानीस्वामी ने अपने 45 विधायकों के साथ मीटिंग की और साफ कह दिया कि हम किसी खरीद फरोख्त में नहीं पड़ेंगे, सब शांति से बैठे और देखें आगे क्या होता है। और इसी बीच एक ऐसी अफवाह उड़ी जिसने सबको हिला कर रख दिया। कुछ टॉप डीएमके सूत्रों से पता चला है कि एक वैकल्पिक सरकार यानी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने की प्लानिंग चल रही है। और प्लान क्या है कि एआईएडीएमके के ई पलानीस्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे और डीएमके उन्हें बाहर से सपोर्ट करेगी। मतलब जो पार्टियां सालों से एक दूसरे के खून की प्यासी रही हैं, वो सिर्फ टीवीके को रोकने के लिए साथ आ सकती हैं। इसके पीछे रीजन ये दिया जा रहा है कि भाई दोबारा चुनाव ना कराने पड़े और राज्य में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहे। हालांकि खुद डीएमके के अंदर इस आइडिया को लेकर भारी कंफ्यूजन है।
पार्टी के जो युवा नेता हैं, खासकर उदयनिधि स्टालिन का कैंप, उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर विजय एक बार भी सत्ता में आ गए तो वो दिग्गज एमजीआर की तरह एक अनस्टॉपेबल राजनीतिक फोर्स बन जाएंगे, फिर उन्हें कोई नहीं हटा पाएगा। लेकिन वहीं एमके स्टालिन और कुछ सीनियर नेताओं को लग रहा है कि अगर डीएमके और एआईडीएमके ने खुलेआम साथ मिला लिया तो जनता इसे धोखा समझेगी और भारी जन विरोध होगा। तो पार्टी के अंदर ही एक बड़ा टकराव चल रहा है। अब ये सारा राजनीतिक ड्रामा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहा, ये पूरी तरह से एक लीगल और संवैधानिक टकराव में बदल चुका है, जहां दोनों तरफ से जबरदस्त कानूनी दलीलें दी जा रही हैं। टीवीके के सहयोगियों ने भी तगड़ा पलटवार किया है। सीपीआई ने सीधे कह दिया कि शपथ से पहले ही बहुमत साबित करने को कहना एकदम असंवैधानिक है। उनका पॉइंट वैलिड भी लगता है कि नियम के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी को विधानसभा के फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी साबित करने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक एसआर बोम्बई केस का रेफरेंस भी दे रहे हैं। वीसीके के प्रमुख ने भी इस बात पर गहरी नाराजगी जताई है कि पहले से 118 लोगों की लिस्ट मांगना पूरी तरह से गलत और अनुचित है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या हुई पता है? जिस डीएमके के खिलाफ टीवीके लड़ी थी, उसी निवर्तमान डीएमके ने अब खुलकर टीवीके का बचाव किया है। उन्होंने राज्यपाल के इस फैसले को अस्वीकार्य बताया है और इसे सीधा सीधा जनता के जनादेश का अपमान कह दिया है। यही नहीं, मशहूर एक्टर कमल हासन ने भी विजय के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। सच में राजनीति कब कौन से अजीब दोस्त बना दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब आगे क्या? 107 सीटें जीतने और फिर राजभवन से खाली हाथ लौटने के बाद सूत्रों का कहना है कि टीवीके इस पूरी लड़ाई को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। उनका अगला कदम यही होने वाला है कि एक संवैधानिक जनादेश पाने के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचिए, जब उस पार्टी को ही तकनीकी वजहों या राजनीतिक गठजोड़ के कारण सत्ता से बाहर कर दिया जाए, जिसे जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, तो इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सच में शासन में स्थिरता लाने का कोई तरीका है, या फिर सीधे सीधे जनादेश को इग्नोर करना है? अब अदालत का क्या फैसला आएगा और तमिलनाडु की राजनीति क्या नया मोड़ लेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस उलझे हुए राजनीतिक मुद्दे को समझने के लिए जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। और हां, इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।